अक्सर जब हम निवेश या बाजारों की बात करते हैं ना, तो हमारे मन में एक अजीब सी उम्मीद होती है, सटीकता की उम्मीद। हाँ, बिल्कुल। हम सब चाहते हैं कि चीजें एकदम साफ साफ दिखें। राइट। मतलब इसे एक मेडिकल एक्सरे की तरह देखिए। जब किसी की हड्डी टूटती है तो उस काली फिल्म पर वो टूटी हुई सफेद लाइन कितनी साफ दिखाई देती है। डॉक्टर बस इशारा करके कहता है कि देखिए यहाँ समस्या है और इसे ऐसे ठीक किया जाएगा। हम चाहते हैं कि हमारा पैसा भी ऐसे ही काम करे। सही कहा। और ये स्पष्टता हमें बहुत तसल्ली देती है। मतलब हम इंसानों को चीजों का सही गलत या ब्लैक एंड व्हाइट में होना बहुत पसंद है। या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। बिल्कुल। लेकिन जब हम वित्तीय इतिहास, इंसान के दिमाग के काम करने के तरीके और असली दुनिया में कदम रखते हैं, तो अचानक वो एक्सरे मशीन काम करना बंद कर देती है। एकदम। वो साफ सफेद लाइन गायब हो जाती है। हाँ, और मजे की बात देखिए, निवेश की दुनिया में ये एक्सरे मशीन इसलिए खराब नहीं है कि बाजार बहुत जटिल है। ये इसलिए खराब है क्योंकि इस मशीन को देखने वाली हमारी अपनी आंखें और हमारा अपना दिमाग ही भ्रम का शिकार है। हम उस धुंधलेपन को एक तरह का निदानात्मक धुंधलापन या डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स कह सकते हैं। डायग्नोस्टिक मडी वाटर्स दिलचस्प है। और इसी बात के साथ आज की इस विस्तृत चर्चा में स्वागत है। धन्यवाद। ये विषय वाकई बहुत गहरा है। आज हम इसी धुंधलेपन को इतिहास, गणित और हमारे अपने दिमाग के चश्मे से देखने वाले हैं। आज का हमारा लक्ष्य कोई एक किताब या सिद्धांत पढ़ना नहीं है। बिल्कुल नहीं। हम एक बहुत बड़ी तस्वीर देखने वाले हैं। राइट। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे पिछले 500 सालों के साम्राज्यों के पतन के जो पैटर्न हैं, किसी गणितीय एल्गोरिदम और हमारे अपने लालच या डर के बीच क्या गहरा संबंध है। ये एक ऐसी रूपरेखा तैयार करने के बारे में है जो किसी भी वित्तीय तूफान में टिक सके। अगर हम इन अलग अलग दुनियाओं को एक साथ रखकर देखें ना, तो जो एक चीज इन सब को आपस में जोड़ती है वो है पैटर्न्स। पैटर्न्स मतलब जो चीजें बार बार दोहराई जाती हैं। एग्जैक्टली। इतिहास एक तय पैटर्न में चलता है, इंसान का दिमाग एक पैटर्न में काम करता है, और शेयर बाजार भी अंततः इन्हीं पैटर्न्स का ही परिणाम है। जब कोई इन पैटर्न्स के पीछे काम करने वाले कारणों को समझ लेता है तो वो धुंधलापन थोड़ा छटने लगता है। तो चलिए इस धुंधलेपन को हटाना शुरू करते हैं। शुरुआत सबसे बड़ी तस्वीर से करते हैं। अगर हम दुनिया के इतिहास को देखें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि दुनिया के बड़े साम्राज्य और देश कैसे उठते और गिरते हैं। हाँ, और इसके लिए रे डालियो का काम बहुत ही शानदार है। बिल्कुल। रे डालियो जैसे दिग्गज निवेशक ने पूरे 500 वर्षों के डेटा का अध्ययन किया है। उन्होंने डच साम्राज्य से लेकर ब्रिटिश और फिर अमेरिकी साम्राज्य के इतिहास को खंगाला है। और उनके अध्ययन से 7 मुख्य सबक निकल कर आते हैं। राइट। उनका कहना है कि साम्राज्य अच्छी शिक्षा और नवाचार यानी इनोवेशन से मजबूत होते हैं, लेकिन जो कर्ज है और आंतरिक संघर्ष है वो उन्हें अंदर से खोखला कर देते हैं। डालियो विशेष रूप से मुद्रा छपाई और कर्ज को वो खामोश हत्यारे मानते हैं जो पतन का कारण बनते हैं। साइलेंट किलर्स। बिल्कुल। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा संदेह हो रहा था पढ़ते हुए, क्या कर्ज सच में हमेशा विनाशकारी होता है? मतलब आज के आधुनिक दौर में तो कर्ज ही विकास का इंजन है ना? ये संदेह एकदम स्वाभाविक है। और डालियो का मुख्य तर्क ये नहीं है कि कर्ज हमेशा और हर स्थिति में बुरा ही होता है। अच्छा, तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या कर्ज के प्रकार में है। उनके शोध के अनुसार कर्ज एक बहुत ही धारदार दोधारी तलवार है। जब कोई साम्राज्य अपने उभार पर होता है तो वो कर्ज लेता है बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए, नई टेक्निक के लिए या शिक्षा सुधारने के लिए। राइट। मतलब वो कर्ज एक तरह का इन्वेस्टमेंट है। एग्जैक्टली। ये वो कर्ज है जो भविष्य में अपनी लागत से ज्यादा मुनाफा कमा कर देता है। लेकिन समस्या चक्र के अगले हिस्से में शुरू होती है। चक्र का अगला हिस्सा मतलब जब कर्ज का उद्देश्य बदल जाता है। बिल्कुल। जब कोई देश बहुत अमीर हो जाता है तो वहां के लोगों का रहन सहन काफी महंगा हो जाता है। अब जो कर्ज लिया जा रहा है वो पुल या कारखाने बनाने के लिए नहीं, बल्कि महंगे उपभोग और अपनी लाइफस्टाइल को बनाए रखने के लिए लिया जा रहा है। ओहो, मतलब कमाई उतनी नहीं है पर खर्चे बढ़ गए हैं। हाँ, और इसे ही लॉन्ग टर्म डेट साइकिल कहा गया है। जब ये कंजम्पशन वाला कर्ज देश की वास्तविक कमाई से बहुत ज्यादा हो जाता है और अचानक कोई भारी संकट आता है तो सरकार के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, और वो रास्ता है हवा में से नया पैसा छापना, मनी प्रिंटिंग। एकदम सही, हवा में से नया पैसा छापना। लेकिन जब हवा से नया पैसा छपता है
तो अर्थव्यवस्था में मौजूद हर पुराने रुपए या डॉलर की कीमत तो कम हो जाती है ना। ये तो एक तरह से जनता की जेब पर अदृश्य टैक्स लगाने जैसा हो गया। एग्जैक्टली यही तो मुद्रा का अवमूल्यन है। डेलियो ने अपने 500 साल के अध्ययन में देखा कि डच गिल्डर और ब्रिटिश पाउंड के साथ ठीक यही हुआ था। जब नया पैसा छपता है तो महंगाई बढ़ती है। और जो लोग उस साम्राज्य की मुद्रा पर भरोसा करते थे वो उसे बेचना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल। और यही वो बिंदु है जहां एक साम्राज्य कमजोर होता है और कोई उभरती हुई शक्ति उसे चुनौती देने लगती है। जैसे आज के दौर में अमेरिका और चीन के बीच चल रहा भूराजनीतिक तनाव। डेलियो कहते हैं कि 1945 के बाद से अमेरिका वैश्विक व्यापार का नेता रहा है, लेकिन अब चीन उसी बड़े चक्र के अगले चरण में उसे चुनौती दे रहा है। हाँ, और ये कोई नई बात नहीं है, ये एक बिग साइकिल का हिस्सा है। लेकिन इन सबसे खतरनाक एक और चीज है जो डेलियो सामने लाते हैं। वो क्या है? देश का आंतरिक ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। जब देश में पैसा अपनी कीमत खोने लगता है और अमीरों गरीबों के बीच की खाई बहुत चौड़ी हो जाती है तो समाज बढ़ जाता है। ये तो हम आज कई जगह देखते हैं। राइट। डेलियो चेतावनी देते हैं कि जब किसी देश में अंदरूनी झगड़े इतने बढ़ जाएं कि लोगों के लिए पूरे सिस्टम को बचाने से ज्यादा अपनी व्यक्तिगत विचारधारा जरूरी हो जाए, तो समझ लीजिए कि उस देश के ढांचे में गहरी दरार आ चुकी है। बाप रे, मतलब सुधार रुक जाते हैं और देश अंदर से पंगु होने लगता है। ये तो एक बहुत ही डरावनी तस्वीर है। एक तरफ बढ़ता हुआ अनुत्पादक कर्ज और दूसरी तरफ अंदरूनी झगड़े। बिल्कुल, ये एक स्ट्रक्चरल वीकनेस है। तो अगर इतिहास के चक्र इतने ही निर्दयी हैं, तो डेलियो के अनुसार इससे बचने का तरीका क्या है? कोई आम इंसान क्या करे? डेलियो का एक ही जवाब है, अनुकूलनशीलता या एडेप्टेबिलिटी। उनका एक बहुत मशहूर कथन है कि अगर कोई चिंता करता है तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चिंता नहीं करता उसे असल में चिंता करनी चाहिए। मतलब आपको हर तरह के बुरे वक्त के लिए पहले से तैयार रहना होगा। हाँ, यही इसका सार है। तो अगर अनुकूलनशीलता ही अनिश्चितता से बचने का हथियार है, तो इसे जमीन पर कैसे उतारा जाए? कोई इसे अपने पोर्टफोलियो पर कैसे लागू करे? यहीं पर इटली की लुईस यूनिवर्सिटी की एक विस्तृत थीसिस सामने आती है। ये थीसिस ऑल वेदर पोर्टफोलियो की गणितीय गहराई में जाती है। अच्छा, हाँ। ये वो जगह है जहां इतिहास का दर्शन ठोस गणित में बदल जाता है। मतलब दशकों से निवेश की दुनिया में हैरी मार्कोविट्स की थ्योरी का राज रहा है, वो मशहूर 60-40 पोर्टफोलियो। बिल्कुल, जहां लोग आमतौर पर 60% पैसा इक्विटी या स्टॉक्स में और 40% बॉन्ड्स में लगाते हैं। राइट। ये सोचकर कि जब शेयर बाजार गिरेगा तो बॉन्ड्स उन्हें बचा लेंगे। लेकिन लुईस की थीसिस ये साबित करती है कि ये 60-40 का मॉडल दरअसल एक बहुत बड़ा धोखा है। बहुत बड़ा धोखा है। क्योंकि भले ही कागज पर पैसा 60 और 40 के अनुपात में बटा हो, लेकिन पोर्टफोलियो का 90% जोखिम केवल इक्विटी वाले हिस्से से आता है। 90%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, स्टॉक्स की कीमत बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती है। उनकी अस्थिरता बॉन्ड्स के मुकाबले 3 गुना ज्यादा होती है। मतलब रिस्क बराबर नहीं बटा है। एकदम। तो अगर आपने 60 रुपए स्टॉक्स में और 40 रुपए बॉन्ड्स में लगाए हैं, तो जब बाजार में भूचाल आएगा तो आपके स्टॉक्स इतने भारी नुकसान में चले जाएंगे कि आपके 40 रुपए के शांत बॉन्ड्स उस नुकसान की भरपाई कर ही नहीं पाएंगे। और मैंने पढ़ा कि ये 60-40 मॉडल तब तो पूरी तरह फेल हो जाता है जब बाजार में महंगाई बेतहाशा बढ़ जाती है, क्योंकि तब शेयर भी गिरते हैं और बॉन्ड्स भी गिरते हैं। तो डेलियो की टीम ने इसका क्या समाधान निकाला? उन्होंने रिस्क पैरिटी या जोखिम समानता का सिद्धांत अपनाया। ऑल वेदर पोर्टफोलियो का मूल विचार यह है कि हम पैसे को नहीं बल्कि जोखिम को बराबर बांटेंगे। तो इसका ढांचा कैसा दिखता है? इसका ढांचा कुछ ऐसा बनाया गया: 30% इक्विटी, 55% बॉन्ड्स और 15% सोना या कमोडिटीज। 55% बॉन्ड्स? उसमें भी तो अलग अलग प्रकार होंगे ना? हाँ, उसमें 25% बहुत लंबे समय वाले बॉन्ड्स, 25% कम समय वाले और 5% कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं। ओके, तो ये ढांचा इसलिए बनाया गया था क्योंकि अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से 4 परिदृश्यों में ही फंस सकती है। या तो ग्रोथ बढ़ेगी या गिरेगी, या तो महंगाई बढ़ेगी या गिरेगी। बिल्कुल। और ये पोर्टफोलियो हर मौसम में खुद को संतुलित रखता है। लेकिन इस थीसिस में एक बहुत ही हैरान करने वाला पेच है। पेच? कैसा पेच? यह थीसिस सिर्फ इस स्थिर ढांचे पर नहीं रुकती। वे कहते हैं कि इस ढांचे में डायनामिक रीबैलेंसिंग जोड़नी चाहिए। उनका डेटा कहता है कि पैसिव या सिर्फ लगाकर भूल जाने की जगह अगर हम नियमों के हिसाब से थोड़ा बदलाव करें
तो परिणाम बहुत बेहतर होते हैं। लेकिन एक मिनट रुकिए, डायनामिक रीबैलेंसिंग का मतलब तो ये हुआ कि हम बाजार के हिसाब से बदलाव कर रहे हैं। अगर ऑल वेदर को शुरुआत से ही इसीलिए डिजाइन किया गया था कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो उसमें ऐसे नियम जोड़ना क्या बाजार को टाइम करने जैसा नहीं हो गया? हाँ, पहली नजर में ऐसा ही लगता है ना? क्या ये डालियो की मूल फिलॉसफी के खिलाफ नहीं है? ये आपत्ति बहुत वाजिब लगती है, लेकिन थीसिस स्पष्ट करती है कि ये इंसानी सट्टेबाजी या भविष्यवाणी करना बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपके कमरे में एक ऑटोमेटिक थर्मोस्टेट लगा है। जब कमरे का तापमान गिरता है तो थर्मोस्टेट किसी इंसान से पूछे बिना अपने आप हीटर चालू कर देता है। अच्छा, मतलब वो खुद एडजस्ट कर लेता है। बिल्कुल, ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा कि ठंड कब आएगी। ये सिर्फ मौजूदा ठंड पर एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया दे रहा है। ये अभी भी एल्गोरिदम पर आधारित है। तो ये मॉडल किन चीजों पर प्रतिक्रिया देता है? यह एल्गोरिदम अमेरिका और यूरोप के केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों के अंतर को लगातार मापता है। अगर ब्याज दरों का अंतर एक विशेष सीमा से बाहर जाता है तो ये बिना किसी शोर शराबे के अमेरिका और यूरोपियन एसेट्स के बीच 4% का ऑटोमेटिक बदलाव कर देता है। ओह, मतलब ये सब ऑटोमेटिक है। हाँ, इसी तरह यह किसी एक दिन की खबर पर नहीं बल्कि जीडीपी के पिछले 15 महीने के मूविंग एवरेज पर नजर रखता है। अगर वो लंबा ट्रेंड बदलता है तभी ये इक्विटी के हिस्से में बदलाव करता है। मतलब कोई इंसान कंप्यूटर के सामने बैठकर घबराहट में शेयर नहीं बेच रहा है। ये बिना इंसानी भावनाओं के मैक्रो ट्रेंड्स का फायदा उठाने का एक वैज्ञानिक तरीका है। एकदम सही। और यह पोर्टफोलियो की ढाल को कमजोर नहीं करता बल्कि उसे और अधिक लचीला बना देता है। लेकिन अगर LUSS यूनिवर्सिटी के ये एल्गोरिथम और गणितीय नियम इतने ही अचूक हैं, तो ज्यादातर निवेशक बाजार में नुकसान क्यों उठाते हैं? ये एक बहुत ही अहम सवाल है और इसका जवाब गणित में नहीं है। राइट। समस्या इन मॉडल्स में नहीं है, समस्या कुर्सी पर बैठे उस इंसान में है जो बटन दबा रहा है। और ये बात विकिपीडिया पर मौजूद डिस्पोजिशन इफेक्ट के मनोवैज्ञानिक अध्ययन से पूरी तरह साबित हो जाती है। बिल्कुल, ये मनोविज्ञान और वित्त का सबसे दिलचस्प संगम है। हम इंसान कितने भी अच्छे नियम बना लें, हमारा अपना दिमाग हमें उन्हें तोड़ने पर मजबूर कर देता है। 1985 में शेफरिन और स्टैंटन ने एक अध्ययन किया था और पहली बार इस बीमारी को डिस्पोजिशन इफेक्ट नाम दिया था। और ये इफेक्ट असल में है क्या? ये कहता है कि निवेशकों के अंदर एक जन्मजात बीमारी होती है। वे मुनाफे वाले सौदों को यानी विनर्स को बहुत जल्दी बेचकर बाहर निकल जाते हैं और घाटे वाले सौदों को सालों तक पकड़कर बैठे रहते हैं। हाँ, और 1998 में टेरेंस ओडियन नाम के एक अर्थशास्त्री ने 10,000 ब्रोकरेज खातों का डेटा निकाला। जो सामने आया वो वाकई हैरान करने वाला था। मैंने देखा कि ओडियन के डेटा ने गणितीय रूप से साबित कर दिया कि साल के ज्यादातर महीनों में एक निवेशक के मुनाफे वाले स्टॉक को बेचने की संभावना 60% अधिक होती है। राइट। उस अध्ययन में कुछ भारी शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे PGR 14.8% था, जबकि PLR सिर्फ 9.8% था। रुकिए, ये भारी भरकम शब्द क्या है? PGR और PLR का असल मतलब क्या है? सुनने वालों के लिए इसे थोड़ा आसान करते हैं। जरूर, इसे बहुत सरल भाषा में समझते हैं। PGR का मतलब है प्रॉफिट बुक करने की दर। जब निवेशकों के पास शेयर बेचने का मौका था और वो शेयर मुनाफे में था तो उन्होंने 14.8% बार उसे बेच दिया। मतलब मुनाफा देखते ही बेच दिया। हाँ। और PLR का मतलब है घाटा बुक करने की दर। जब शेयर घाटे में था तो उन्होंने उसे सिर्फ 9.8% बार बेचा। मतलब इंसान का दिमाग उसे जीतने वाले स्टॉक से तुरंत बाहर निकालता है और हारने वाले स्टॉक से चिपकाए रखता है। इसका अपवाद सिर्फ एक ही समय होता है ना, दिसंबर का महीना, जब लोग टैक्स बचाने के लिए घाटे वाले स्टॉक बेचते हैं। बिल्कुल, सिर्फ टैक्स हार्वेस्टिंग के समय। लेकिन बाकी पूरे साल हम चुपचाप घाटा सहते रहना पसंद करते हैं, बजाय इसके कि स्टॉक बेचकर ये स्वीकार करें कि हमारा फैसला गलत था। ये तो किसी खराब रिश्ते में सिर्फ इसलिए टिके रहने जैसा है क्योंकि आपने उसमें इतने साल निवेश किए हैं। हाँ, यह एनालॉजी एकदम सटीक है। आप जानते हैं कि रिश्ता खराब है पर छोड़ नहीं पाते, और मनोविज्ञान हमें बताता है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। लॉस अवर्जन, राइट? एग्जैक्टली। इंसानी दिमाग को 100 रुपए कमाने की जितनी खुशी होती है उससे दोगुना दर्द 100 रुपए खोने का होता है। इसके साथ ही एक और चीज काम करती है जिसे मेंटल अकाउंटिंग कहते हैं। मेंटल अकाउंटिंग कैसे काम करती है? मान लीजिए आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा,
आपका दिमाग उस 100 रुपए पर एक मानसिक खाता खोल लेता है। अब अगर वो शेयर गिरकर 60 रुपए का हो जाए तो आप उसे बेचते नहीं हैं। क्योंकि जब तक बेचेंगे नहीं, नुकसान तो सिर्फ कागज पर है। एकदम सही। अगर आप उसे बेच देंगे तो आपको अपनी गलती माननी पड़ेगी, जिससे मानसिक दर्द होगा। इसे रिग्रेट अवॉइडेंस या पछतावे से बचना कहते हैं। लोग उस शेयर को सिर्फ इस उम्मीद में पकड़े रहते हैं कि वो किसी तरह वापस 100 रुपए पर आ जाए। और इसे ही एक लेखक ने अपनी किताब में गेट इवनिटिस नाम की बीमारी कहा था, यानी बराबर होने की बीमारी। लोग मुनाफे की नहीं, बस अपना मूलधन वापस पाने की प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल, बस पैसा पूरा हो जाए। लेकिन मेरे मन में एक सवाल है। आम निवेशक तो ऐसा करते हैं, लेकिन क्या बड़ी बड़ी डिग्रियां लिए हुए प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स भी ऐसी गलती करते हैं? ये सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात है। 2006 में एक अध्ययन ने साबित किया कि हाँ, प्रोफेशनल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स भी इस इफेक्ट का पूरी तरह से शिकार होते हैं। सच में? प्रोफेशनल्स भी? हाँ, जब उनका फंड खराब प्रदर्शन कर रहा होता है तो वे भी हारने वाले स्टॉक्स को थामे रखते हैं और कागजी मुनाफे को जल्दी बुक करके अपनी स्थिति बेहतर दिखाने की कोशिश करते हैं। यानी महंगी डिग्रियों वाले प्रोफेशनल्स भी अंततः इंसानी है। बिल्कुल। और ये डिस्पोजिशन इफेक्ट शेयर बाजार में मोमेंटम कैसे बनाता है, ये भी दिलचस्प है। मान लीजिए अच्छी खबर आती है तो शेयर तेजी से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन लोग जल्दी मुनाफा बुक करने के चक्कर में बेचने लगते हैं, जिससे दाम एकदम नहीं बढ़ता। और जब बुरी खबर आती है तो लोग घाटे में बेचना नहीं चाहते, जिससे दाम एकदम से नहीं गिरता। बिल्कुल सही। ये तो सच में आंखें खोलने वाला है। जब हमारा अपना इंसानी दिमाग इन मनोवैज्ञानिक भ्रमों का शिकार है, तो जाहिर है कि हम डेटा को भी गलत ही पढ़ेंगे। तो चलिए अब इन सिद्धांतों को सीधे भारतीय बाजार के आंकड़ों पर लागू करते हैं। हाँ, भारतीय बाजार का डेटा इन चीजों को परखने का एक बेहतरीन मौका देता है। मैंने कैपिटल माइंड का निफ्टी पीई अनुपात का जो पिछले 20 वर्षों का डेटा है वो देखा। उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है कि डेटा हमें कैसे भ्रमित कर सकता है। आप अप्रैल 2021 वाले बदलाव की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। अप्रैल 2021 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने पीई रेशियो यानी मूल्य आय अनुपात की गणना का तरीका अचानक बदल दिया। उन्होंने स्टैंड अलोन कमाई की जगह कंसोलिडेटेड कमाई का उपयोग करना शुरू कर दिया। और इसका असर पता है क्या हुआ? रातों रात पीई 40.1 से गिरकर 32.7 हो गया। रातों रात बाजार सस्ता दिखने लगा। बिल्कुल। अगर किसी को इस बदलाव के बारे में नहीं पता था तो उसे लगा होगा कि बाजार अचानक से बहुत सस्ता हो गया है। ये तो हम चश्मे का नंबर बदले बिना दुनिया को साफ देखने की कोशिश करने जैसा है। ये बहुत ही शानदार उदाहरण है। पीई रेशियो में 2 हिस्से होते हैं, प्राइस और अर्निंग्स। स्टैंडअलोन का मतलब है सिर्फ मुख्य कंपनी का मुनाफा, लेकिन कंसोलिडेटेड में आप उसकी सभी सहायक कंपनियों का मुनाफा भी जोड़ देते हैं। तो जब अर्निंग्स बढ़ गई तो पीई रेशियो गणितीय रूप से अपने आप नीचे आ गया। एकदम सही। और यहीं पर हमारा वो डिस्पोजिशन इफेक्ट वाला दिमाग हमारे साथ खेल करता है। हमारा दिमाग अचानक 32 के पीई को देखकर सोचेगा, वाह बाजार सस्ता है, मुझे रिस्क लेना चाहिए, जबकि असल में बाजार उतना ही महंगा था, सिर्फ थर्मोमीटर बदल दिया गया था। ये तो डेटा का सीधा सीधा धोखा हुआ ना। बिल्कुल। इसीलिए पीई रेशियो अपने आप में कभी भी किसी बाजार के महंगे या सस्ते होने का पूर्ण प्रमाण नहीं हो सकता। एक कम ग्रोथ वाली कंपनी 12 के पीई पे भी महंगी हो सकती है और एक हाई ग्रोथ वाली 35 के पीई पे भी सस्ती हो सकती है। तो अगर ये पीई का चश्मा धोखा दे सकता है तो हमें क्या देखना चाहिए? यहीं पर स्क्रीनर का डेटा काम आता है। अगर कोई ऑल वेदर जैसी सोच रखने वाला निवेशक अस्थिरता से बचने के लिए पीएसयू स्टॉक्स ढूंढना चाहे तो उसे क्या देखना चाहिए? इसके लिए हमें उन बुनियादी चीजों पर वापस जाना होगा जो डालियों ने बताई थी। स्क्रीनर पर जो पैमाने देखे गए वो असली फंडामेंटल ताकत दिखाते हैं, जैसे 50% से ज्यादा सरकारी हिस्सेदारी और 10,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप। और सबसे दिलचस्प फिल्टर है आरओसी के 15% से ज्यादा होना और इंटरेस्ट कवरेज का 3 से ज्यादा होना। ये तकनीकी शब्द सुनने में भारी लगते हैं, पर उनका मतलब बहुत सीधा है। जी हाँ, आरओसी का सीधा सा मतलब है कि कंपनी अपने व्यापार में लगाए गए पैसे पर हर साल कितना प्रतिशत मुनाफा कमा रही है। तो 15% से ज्यादा होना ये सुनिश्चित करता है कि मूल व्यापार ताकतवर है। बिल्कुल। और इंटरेस्ट कवरेज 3 से ज्यादा होने का मतलब है कि कंपनी का मुनाफा उसके कर्ज के ब्याज से 3 गुना ज्यादा है। मतलब डालियों का वो खामोश हत्यारा यानी कर्ज इन कंपनियों को मार नहीं सकता। और एक आखिरी फिल्टर है 4% से ज्यादा डिविडेंड यील्ड। जब आप ऑल वेदर मानसिकता से निवेश करते हैं तो आपको ऐसे स्टॉक्स चाहिए जो हर मौसम में आपके पास नकदी भेजते रहें। 5% से भी ज्यादा है। ये पोर्टफोलियो को हर मौसम के लिए तैयार करते हैं।
बिल्कुल, ये सिर्फ एक नंबर के पीछे भागने के बजाय जमीनी हकीकत को देखने का तरीका है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमने एक बहुत गहरा सफर तय किया है। हमने शुरुआत की रे डेलियो के 500 वर्षों के साम्राज्य चक्रों